तो आज का जो विषय है हमारा वो रहेगा द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं अर्थात द्वितीयेश हैं। यानी सेकंड हाउस के जो लॉर्ड होते हैं इन हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका में, वो जन्म पत्रिका के द्वादश भावों में 12th हाउस में जब बैठ जाते हैं अलग अलग, तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या क्या फल हमको मिलता है। द्वितीय लग्न में बैठे तो क्या फल मिलेगा, द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे तो क्या फल मिलेगा, तृतीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे तो क्या फल मिलेगा। और उसको हम ग्रहों से भी जोड़ेंगे आज हम, कि मान लीजिए अगर किसी के द्वितीय सूर्य बनते हैं और वो बैठ जाएं तो क्या रिजल्ट देंगे, शुक्र बन आए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा विषय है और रोचक कार्यशाला रहेगी आज की। और इस पर विषय पर आने से पहले हम चलते हैं भगवत गीता की तरफ। भगवान कृष्ण की वाणी द्वितीय अध्याय में ये श्लोक हमको मिलता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये आपने इसका जो अंतिम तीन शब्द हैं योगः कर्मसु कौशलम, ये आपने प्रायः कहीं कहीं कोट के रूप में लिखा हुआ देखा होगा किसी संस्थान के ऊपर, है ना, बोर्ड के ऊपर प्रायः ये मिल जाता है देखने को। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो भगवान ने यहाँ पर समझाया है अर्जुन को कि बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होना, जहाति ही। अब इसके आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा जहाति इही। इही माने इससे, इस संसार से। जहाति माने जो मुक्त हो जाता है। उभय माने दोनों स्थितियों से, उभय कौन कौन सी दोनों स्थितियों से, सुकृत दुष्कृते। सुकृत कहते हैं सुंदर किए गए कर्म जिनका की फल हमको पुण्य मिलता है, और दुष्कृत्य जो बुरे कर्म आपने किए हैं जिनका परिणाम आपको पाप के रूप में भोगना पड़ता है। तो पाप और पुण्य दोनों से जब आप अपनी बुद्धि को मुक्त कर देते हैं, युक्त हो जाते हैं, सम बुद्धि से युक्त हो जाते हैं, आपकी बुद्धि में जब समत्व आ जाता है, माने ना सुख से आप आसक्त होते हैं ना ही आप दुख से आसक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप जहाती मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाएं, तो तस्मात योग आए। तस्मात माने उस प्रकार, उससे योग आए, योग के लिए युजस्व माने तू तैयार हो जा, है ना, युक्त हो जा। क्योंकि योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। यहाँ पर भगवान ने क्या तथ्य समझाने की आवश्यकता की है कि जिस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो जब समत्व हो जाती है, समभाव रखने लगता है, जब वो सुख और दुख के प्रति, पाप और पुण्य के प्रति, तब इस आसक्ति को वो त्याग देता है। ना वो पुण्यों से आसक्त होता है ना वो पाप से आसक्त होता है, वो किसी प्रकार की आसक्ति रखता ही नहीं। तो ऐसी तो बुद्धि योग के लिए युजस्व तू चेष्टा कर, भगवान कह रहे हैं। अब संसार में आप देखते हो प्राय कर्म के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं इस समय। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब बंधनकारी हैं। आपको कर्मों की के फल से, आसक्ति से छुटकारा पा लेना है। अगर आप छुटकारा पा लेंगे तो आप जीवन को योग की भांति आप जिएंगे। तो लोग आसक्ति के बारे में प्राय कहते हैं भाई ये तो बड़ा कठिन है, आसक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो एक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। कोई सर्जन है ना, जो ऑपरेशन कर रहा है, और ऑपरेशन करते हुए यदि किसी बालक का वो ऑपरेशन कर रहा है, तो उस समय वहां पर उसकी कोई आसक्ति नहीं है उस बच्चे से, है ना। तो वहां पर वो सफलता पूर्वक वो चीर फाड़ भी कर रहा है। चीर फाड़ करते समय उसे ना कोई दुख हो रहा है, किसी तरीके की आसक्ति हो रही है, और वो सफलता पूर्वक ऑपरेशन कर भी देता है वो। तो ऐसी स्थिति में यदि ये हो कि उसके स्थान पर उसका पुत्र हो, उसी का पुत्र हो, तब संभवतः उसका ऑपरेशन करते हुए उसको दुख की अनुभूति हो, उसको मोह हो जाए, आसक्ति हो जाए। आसक्ति होना स्वाभाविक है। तो क्या होगा, फिर वो कर्म के बंधन में फंसेगा। तब वहां पर जो कर्म होगा वो कर्म योग नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो आसक्ति का भाव आ गया। आसक्ति का भाव नहीं आता तो क्या होता, उसका भी ऑपरेशन, उसका भी जो सर्जरी है वो सफलता पूर्वक व्यक्ति कर सकता था। यानी तात्पर्य केवल इतना है कि अगर समत्व की भावना उसमें होती अपने पुत्र के प्रति भी, तो उसमें भाव, जो भय है ऑपरेशन करने का, वो हट जाता और वो कुशलता पूर्वक ऑपरेशन कर लेता। नहीं तो क्या होगा, वो दूसरे सर्जन की सहायता लेगा। इसके माने अगर कोई भी हम कर्म कर रहे हैं और उसके परिणाम के प्रति अगर हमें आसक्ति हो रही है,
तो वो हमें कुशल नहीं बनाती, बल्कि हमको नकारात्मक तरीके से वो प्रभावित कर देती है। और इसके स्थान पर यदि हम बिना किसी आसक्ति के कोई कार्य करते हैं, तो हम बिना किसी अकुलाहट के, बिना किसी भय के हम जो है अपने कर्मों को कर लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर जो है वो इसी समत्व की बुद्धि को कहा है कि आपको कर्म इस तरह से करने चाहिए। लेकिन ये बहुत कठिन है। उपदेश देना आसान है, लेकिन आसक्ति का भाव आता है, और उससे पार पाएंगे जब हम लोग, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त होंगे। मुक्त होएंगे ही तभी हम। अन्यथा कर्मों का जो बंधन है वो आसक्ति के कारण जो होता है वो हमको बांधता रहेगा। और वही जो शंकराचार्य ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य ने, कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, है ना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आएंगे। आसक्ति का भाव, यही संस्कार हमको पुनः पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगा। पुनः पुनः हमारा मरण होगा, और इस तरह से हम बारंबार इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। आते चले जा रहे हैं। कितने जन्मों से हम फंसते चले जा रहे हैं, और आगे भी फंसते रहेंगे। तो आसक्ति के भाव से मुक्त होने का हमको प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान से संबंध हमको जोड़ना चाहिए, अपने इष्ट से हमको संबंध जोड़ना चाहिए। तो हमको शक्ति मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और फिर हम धीरे धीरे आसक्ति के भाव से छूटने की हमको सामर्थ्य मिलने लगती है। तो ये हमारा भगवत गीता का ये कोट था, और हम इससे आगे की ओर अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं आज। महर्षि पाराशर जी ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो किस किस स्थान पर हो तो कैसा फल मिलता है, इससे संबंधित हमको ये लगभग 11-12 श्लोक हमको मिलते हैं। जिसमें से पहला श्लोक है कि धनेशे लग्न के जाता प्रवान धन संयुत कुटुंब कंटक है कामी निष्ठुर पर कार्यकृत। लग धनेशे, धन भाव का स्वामी यदि लग्नगे जाता है, यदि लग्न में चला जाए, तो सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ हो जाए, फर्स्ट हाउस में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होता है, धन संयुक्त है, धन से युक्त होता है। और कुटुंब कंटक है, कुटुंब में कुटुंबों के लिए कांटे का काम करता है, माने विरोध करता है उनका, वो अपने कुटुंबी जनों का। कामी हो जाता है वो, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, निष्ठुर हो जाता है वो, और पर कार्यकृत, दूसरों के कार्य को करने वाला होता है। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि दूसरा जो भाव है, जिसको हम धन भाव भी कह रहे हैं, धन से संबंधित, वो कुटुंब से भी संबंधित है। तो उसका स्वामी अगर लग्न में बैठ गया, लग्न कौन है, आप हैं, ठीक है। तो कुटुंब जो है वो सीधा सीधा आपसे जुड़ गया। यानी आप कुटुंब का पालन पोषण करेंगे, और कुटुंब का पालन पोषण करने में आप क्या करेंगे, जब आपकी चलेगी तो आप अपने कुटुंब के लोगों के कार्य करने में अपना धन का अपव्यय भी करेंगे। धन का व्यय होगा तो आपको, आपके मन में क्षोभ भी पैदा होगा। जब क्षोभ पैदा होगा तो आप निष्ठुर भी हो जाएंगे। इसे लिखा गया निष्ठुर है, ऐसा व्यक्ति निष्ठुर भी हो जाता है। उसके मन में दुख पैदा होगा बार बार कि मैं कितना धन अपने परिवार के लिए खर्च कर रहा हूँ। तो ये फल लिखा है महर्षि पाराशर जी ने, ठीक है। तो लग्न का, लग्न द्वितीय भाव के स्वामी का लग्न भाव में होना अच्छा फल कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये हमको फल मिलता है। अब आगे चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। धनेशे धनगे जातो, धन भाव का स्वामी धन भाव में ही चला जाए तो धनवान गर्भ संयुक्त है, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। क्योंकि जिस भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हो अपने ही घर में, तो हानि नहीं करता, अपितु उसका, उसकी वृद्धि करता है, लाभ करता है। तो धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठ गया तो धन भाव को बढ़ाएगा, व्यक्ति के पर्याप्त धन होगा, कुटुंब उसका बहुत बड़ा होगा, गर्भ संयुक्त है, गर्भशाली होगा व्यक्ति, गौरवी होगा, अभिमानी होगा, ठीक है। और द्विभार्यो बहुभार्यो वा, दो भार्या का योग, बहुभार्या का योग, बहुत सारी स्त्रियां उसकी होंगी, वा, और सुतहीन प्रजायते, किंतु पुत्रहीन भी वो हो जाता है, ठीक है। तो दो भार्या बहुभार्या होने का तात्पर्य यहाँ पर यह भी लिया जा सकता है कि उसको संतान में बाधा आएगी, और संतान में बाधा होने के कारण वो प्रथम स्त्री, फिर उसके बाद द्वितीय स्त्री, उसके बाद तृतीय स्त्री से वो संतान सुख के लिए वो प्रयास करेगा। अतः द्विभार्या और बहुभार्या का योग ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी बन जाता है। तो धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में ही बैठा हुआ हो तो आगे चलते हैं।
धने से सहजे जातो विक्रमी मतिमान गुणी, कामी लोभी शुभाढ्य च पापाढ्यो देव निंदक है। धनेश सहज भाव में चला जाए। सहज भाव क्या होता है? पराक्रम भाव, थर्ड हाउस। तो धन भाव सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, क्योंकि पराक्रम का भाव है। और व्यक्ति का जो पराक्रम है वो धन से बढ़ता है। व्यक्ति के पास अपार धन सामर्थ्य होती है, जिसकी वजह से समाज में उसका पराक्रम बढ़ जाता है। मतिमान होता है ऐसा व्यक्ति, अच्छी बुद्धि होती है उसके पास, गुणी होता है, गुणवान होता है, और कामी होता है, इच्छाएं बहुत होती हैं, लोभी भी हो जाता है वो व्यक्ति। शुभा डये च पापा ढयो देव निंदक है, अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो। और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाए वो पापाढ्यो, पाप से ढक जाए धनेश, पर पाप का भी प्रभाव हो तृतीय भाव में, तो देव निंदक है, तो फिर वो देवताओं की निंदा भी करने लगता है। देवताओं की निंदा का तात्पर्य यहाँ पर कि उस व्यक्ति की ईश्वर से आस्था हटने लगती है, नास्तिक बन जाता है वो व्यक्ति, अगर पाप प्रभाव हो तो, अन्यथा नहीं। आगे, धने से सुख भावस्ते सर्व संपत्ति समन्वित है, गुरुणा संयुते स्वच्छ राजतुल्यो नरो भवेत। धनेश सुख भाव में बैठा हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ हो, तो क्या होता है? सर्व संपत्ति समन्वित। कितना सुंदर शब्द है, सारी संपत्तियों से वो युक्त होता है। और गुरुणा संयुते, यदि वो गुरु से संयुक्त हो जाए, गुरु के साथ युति कर ले वो, या स्व उच्चे, अपने उच्च राशि में बैठा हो, धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, या तो गुरु के साथ हो चौथे घर में, अथवा चौथे घर में वो उच्च का होकर के बैठा हो, तो राज तुल्यो नरो भवेत, ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य होता है, अच्छे पद पर स्थित होता है। तो भाई धन भाव का स्वामी चौथे भाव में उच्च का कब होगा? कौन सी जन्म पत्रिका में होगा? ये तो सर कौन? विचार करना थोड़ा मुश्किल है। अरे तो विचार करिए ना। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च का कब होगा? ऐसे करके सोचिए ना, कि अगर द्वितीय भाव में एक नंबर की राशि हो तो मंगल होता है, चौथे घर में वो उच्च का हो ही नहीं सकता, हाँ हाँ। है ना? दो चंद्रमा नंबर भी को नहीं होगा। सोचिए, दो नंबर को सोचिए, शुक्र भी नहीं बुध हो होगा सकता। सर, बुध बुध बुध, यानी बुध कि कैसे? कर्क राशि चाहिए। क्यों? गुरुजी 8 वृश्चिक नहीं होगा। राशि अगर दूसरे भाव में हुई हम्म। तो मंगल, ये मंगल मकर के तुला लगन होंगे। की बात, तुला लगन की बात हो रही है। जी तुला जी लगन जी में जी होगा, हाँ। जी 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 लगन में ही संभव है। तुला लगन जी। होगी तो द्वितीय भाव के जो अधिपति होंगे वो मंगल होंगे, और मंगल होते हैं मकर राशि में उच्च के, तो चौथे भाव में मकर राशि पड़ जाएगी। देखिए समझा देता हूं आपको। विषय स्पष्ट होना चाहिए ना, और ये प्रवृत्ति नहीं आई तो फिर बेकार है ज्योतिष पढ़ना। ये एक जन्म पत्रिका हमारे पास है, और इस जन्म पत्रिका में हमने क्या किया, कर्सर भी इधर से उधर भाग रहा है। यहाँ में लिख दिया 7 नंबर तुला लगन। तुला लगन से बनाइए तो 7, 8, 9, 10। देखिए 10 आ गया। तो द्वितीय कौन हुए इस जन्म पत्रिका में? मंगल। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के अधिपति कौन होते हैं? मंगल। तो द्वितीय होकर के यदि मंगल चौथे घर में बैठ जाएंगे तो वो उच्च में होंगे नहीं होंगे? बताइए आप लोग। जी गुरुजी। होंगे होंगे। हाँ, तो ये जी तुला लगन की बात हुई। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? तब यही श्लोक होगा जो आपने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है अभी? द्वितीय से क्या सुख हाँ आने ऐसा हाँ। भूल गया था। धने से सुख भावस्ते सर्व संपत्ति हाँ, सुख समन्वित भाव है। से सब सबका समन्वय था। ये देखिए और उच्च उसी का में मंगल गुरु हो भी हो गया। गए। लेकिन उच्च गुरुजी का, अगर वहां पे गुरु होंगे तो वो तो नीच के होंगे ना। हाँ गुरु नीच के होंगे तो नीच भंग भी हो जाएगा उनका। उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो उनकी नीचता जो है वो खत्म ओहो, हो जाएगी। तो बिल्कुल गुरुणा, बिल्कुल, तब तो गुरुणा फिर संयुते स्वच्चे। स्वच्छ राज तुल्य न भवे, तो ये भी हो जाएगा फिर तो। तो देखिए सर्व संपत्ति से युक्त हो गया, क्योंकि जो चौथा भाव है वो संपत्तियों का ही तो भाव है। चौथे जी भाव जी। से अब मंगल बैठ जाएंगे तो मंगल भूमि के कारक कहे गए इसमें। तो ऐसे व्यक्ति के पास लैंड पता लॉर्ड चला होगा। हर शहर में एक प्लॉट पड़ा हुआ है उसका। तो ये स्थिति व्यक्ति की जीवन में होती है। आगे ये देखिए बाडा अब। जी की तो नहीं कुंडली गुरुजी?
हाँ, बांडा जी के कुंडली में ऐसा ही योग होगा। हो सकती है। धनेशे सुत भावस्थे, सुत भाव कौन सा होता है भाई पंचम। पारुल जी? सर बाकी पंचम भाव। भाव। तो धनेश यानी सेकंड हाउस के स्वामी पंचम भाव में बैठ जाएं तो क्या होगा? धन समन्वित है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भैया सेकंड हाउस का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ गया जाकर के। तो त्रिकोण में बैठने का मतलब ग्रह अपने आप में शुभ हो गया, त्रिकोण भाव शुभ भाव है, तो धनी होता है। और धनोपार्जन शीलश्च, धन के उपार्जन में भी वो शील बरतने वाला होता है ना। धनोपार्जन भी जो करता है वो शुभ मार्ग से करता है वो। और जायन्ते ततसुता अपि, और उसके पुत्र भी होते हैं। ठीक है, यानी उसके पुत्र भी धनोपार्जन करने वाले होते हैं। खानदानी व्यापारी जिसको कहते हैं हम लोग, कि बाप के बेटे के बेटे के बेटे वही व्यापार चला आ रहा है, तो ये स्थिति बन जाती है। अच्छा योग है। पुश्तैनी धनवान। हाँ, दूसरे भाव के स्वामी का पंचम यानी त्रिकोण भाव में होना अच्छा है। धनेशे रिपु भावस्थे सशुभे शत्रुतो धनम, सपापे शत्रुतो हानिर, जंघा वैकल्यवान भवेत। धनेशे रिपु भावस्थे, रिपु भाव कौन सा होता है भाई? सिस्टम। 6th हाउस। छठा भाव। छठा भाव। छठे भाव में बैठ जाएं, सशुभे, शुभ होकर के हो, वो शुभ ग्रह के साथ हो, तो शत्रु तो धनम, शत्रु तो शत्रु से भी धन कमा लेता है वो व्यक्ति, अगर शुभ के साथ हो जाए। और सपापे शत्रु तो हानि, और अगर पाप ग्रह के साथ हो तो क्या होगा? तो वो शत्रु से उसकी हानि हो जाती है, शत्रु उसके धन का हरण कर लेते हैं। और जंघा वैकल्यवान भवेत, जंघा कमजोर उसकी जांग हो जाती है, विकलता आ जाती है पोलियो। जांग में, पोलियो पोलियो जैसा। वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संभव है। जंघा वैकल्यवान भवेत, क्योंकि जंघा वैकल्य का मतलब हुआ कि रोग भाव में ग्रह आ गया ना, तो जी। पापी ग्रह का संबंध अगर बन गया तो रोग दे देगा, जांग से संबंधित रोग दे देगा। आगे देखिए, धनेशे सप्तमे जाता परदार रतोभिषक, पापेक्षुत युते तस्य भार्या च व्यभिचारिणी। धनेश सप्तम में जाता है माने चला जाए, तो परदार रतो, परदारा में रत रहता है, वो दूसरे की स्त्रियों में रत रहता है। ठीक है, क्योंकि सब धन उड़ाता है वो अपना दूसरे की स्त्रियों पर, धन का और सप्तम से संबंध बन गया है। अच्छा योग नहीं कहा गया इसको। परदार रतो, और भिषक भी होता है वो, देखिए आप, वैद्य भी होता है, चिकित्सक भी होता है, वो औषधियां भी देता है। और पापेक्षित युते, और यदि पाप प्रभाव में हो, धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो मान लीजिए, और वहीं पर राहु बैठे हो अथवा शनि बैठे हो अथवा मंगल बैठे हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो धन भाव का स्वामी, तो क्या भार्या व्यभिचारिणी, तो उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी हो जाती है ना, पत्नी को पीड़ित कर देता है फिर वो, पत्नी पक्ष की तरफ से जो है ये नेगेटिव। आगे देखिए, धनेशे अष्टमगे जातो, धनेश अष्टम भाव में चला जाए तो भूरी भूमि धनैर युक्त है, तो वो किस किस से युक्त होता है? बहुत सारी भूमि से युक्त होता है, बहुत सारे धन से युक्त होता है। और पत्नी सुखम भवेत स्वल्पम, पत्नी का सुख उसको थोड़ा मिलता है। और ज्येष्ठ भ्रातृ सुखम नहीं, और बड़े भाई का तो सुख उसको मिलता ही नहीं। द्वितीय दूसरे भाव का स्वामी, क्योंकि कुटुंब भाव है, कुटुंब में भाई बंधु भी होंगे, अष्टम में जाकर के बैठ गए तो भाई बंधुओं की हानि कर दी उसने, और पत्नी के सुख को उसने कम कर दिया। ठीक है, ये स्थिति हुई। धनेशे धर्म भावस्थे धनवान युद्धमी पटु, बाल्य रोगी सुखी पश्चात तीर्थ धर्म व्रताधिकृत। धनेश धर्म भाव में बैठा हो, तो धर्म भाव क्या होता है अजय प्रकाश जी? धर्म भाव नौवा नौवा भाव होता है। दूसरा द्वितीय भाव का स्वामी नवे भाव में बैठा हो तो धनवान होता है, उद्यमी होता है, पटु होता है बोलने में। और बाल्य रोगी, बचपन में रोगी रहता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके पश्चात वो सुखी हो जाता है। और तीर्थ धर्म व्रत आदि नियमों का पालन करने वाला होता है, मतलब जो धर्म है, धार्मिकता, आध्यात्मिकता का भाव उसके जीवन में पर्याप्त होता है। तो धन भाव द्वितीय का दूसरे वाले त्रिकोण में हो ना, ये भी अच्छा फल कहा गया है। आगे देखिए, धनेशे कर्मगे जाता, कर्म भाव यानी दसम भाव में चला जाए द्वितीय, तो कामी मानी पंडित है, ऐसा व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, और सम्मान बहुत मिलता है, पंडित होता है, ज्ञानी होता है, बहुदार धनैर युक्त है।
बहुत सारी क्या होती हैं उसकी दाराएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, अनेक स्त्रियों से उसको सुख मिलता है। और धनेर युक्त है, धन से युक्त होता है। किंच पुत्र सुखोज्झित है, किंचित कभी कभी पुत्र सुख में कमी हो जाती है। ठीक है, किंचित कभी कभी, वो तभी होगा यदि पाप प्रभाव वक्त हुआ तो थोड़ा बहुत। किंचित कहा है, हमेशा नहीं होता ऐसा, सर्वदा नहीं होता, कुछ ग्रहों के साथ होता है ऐसा। मैं आपको समझाऊंगा अभी कहाँ पर होता है। धनेशे लाभ भावस्ते सर्व लाभ समन्वित है। धनेश लाभ भाव में बैठ जाए तो अच्छा योग है भाई, हमने कल ही पढ़ा था। धन भाव का संबंध लाभ भाव से हो जाए, द्वितीय लाभ में बैठ जाए, या लाभ भाव यानी 11वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो सर्व लाभ समन्वित है, सारे लाभों से युक्त होता है। सदोद्योग युतो मानी कीर्तिमान जायते नरः। ऐसा व्यक्ति बहुत उद्योग करने वाला होता है, मानी होता है, कीर्तिमान होता है, यश बहुत होता है ऐसे व्यक्ति। और अंतिम श्लोक है, धनेशे व्यभावस्ते साहसी धन वर्जित, पर भाग्य रतस्तस्य ज्येष्ठापत्य नहीं। ज्येष्ठ पुत्र का, बड़े वाले पुत्र की का सुख नहीं मिलता उसको। और पर भाग्य रतस्य यानी दूसरों के भाग्य पर आश्रित होकर के वो जीता है ऐसा व्यक्ति। तब यदि धनेश व्यय भाव में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए द्वितीय, तो साहसी तो होता है, साहसी, और लेकिन धन वर्जित है, वो धन से वर्जित होता है। साहस तो करेगा ही वो, क्योंकि हानि हो रही है, व्यय भाव हानि का भाव है। जब बार बार हानि होगी तो व्यक्ति के पुरुषार्थ में वृद्धि हो ही जाएगी। अब मैं आपको कुछ एक सारावली से बता देता हूँ, कुछ एक ऐसे प्रसंग हैं जिनका कि आपको समझ लेना गुरु जी जरूरी। आखिरी लाइन एक बार और बता दीजिए। आखिरी लाइन बता देता हूँ। धनेशे व्यय भावस्थे, यदि धनेश व्यय भाव में बैठा हो तो साहसी होता है, धन वर्जित है, लेकिन धन से वर्जित होता है, यानी व्यय ज्यादा होता है उसके पास। और पर भाग्य रत रतस्य, पर भाग्य रत रत है तस्य, दूसरों के भाग्य में रत रहता है, दूसरे के भाग्य के आश्रित रहता है, दूसरे कुछ करेगा उसके लिए, ऐसा उसका जीवन होता है। और तस्य ज्येष्ठा अपत्य सुखम नहीं, और उसकी जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा संतान है उसकी, अपत्य माने संतान, उसका सुख उसको कम मिलता है। ये इसका अर्थ था। अब मैं आपको एक नई चीज बता देता हूँ, सारावली में इसका विवरण दिया गया है बृहद पाराशर में। इस प्रसंग को मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें श्लोकों के अर्थ में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब ये एक जन पत्रिका मैंने बनाई, और इस जन पत्रिका में दूसरे भाव में मान लीजिए अगर सूर्य बैठ जाए किसी के, तो ऐसे व्यक्ति को क्या फल मिलेगा भाई? तो इसमें सारावली में ये लिखा गया कि द्विपद चतुष्पद भागी मुख रोगी नष्ट विभव सौख्यश्च नृपचोर मुषित सारह कुटुंब गे स्याद द्रवौ पुरुष है। द्विपद चतुष्पद माने 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जानवरों का सुख उसको मिल जाता है, या गाय भैंस, उनका, उनको खूब पालता है। मुख रोगी, मुख का रोग होता है। देखिए सूर्य की स्थिति से, सूर्य पाप ग्रह है ना, तो पाप ग्रह दूसरे घर में बैठ गया तो कुटुंब की तो वृद्धि कर दी, गाय भैंस की वृद्धि कर दी, लेकिन मुख का रोगी बना दिया। उष्ण ग्रह है, उष्ण ग्रह होने के कारण क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लार से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। लार नहीं बनती, आपने ऐसे मरीज देखे होंगे, है ना, लेकिन भाई लार नहीं बन रही, कुछ खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। तो सूर्य जो कि उष्ण प्रधान ग्रह है, गर्मी का ग्रह है, तो सारी लार को, सारी उष्मा को वो कर लेता है। अगर अगर वो पाप प्रभाव में हो जाए, पाप प्रभाव मतलब अगर यहाँ नीच का होकर के बैठ जाए सूर्य, नीच का कब होता है, तुला राशि में, अथवा यहाँ पर राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तो क्या करता है वो, तो ऑपरेशन तक करा डालता है मुख का। राहु मणि का कारक है ना, तो राहु धन का अपव्यय करा देता है मुख के ऑपरेशन में, सर्जरी में ऐसे व्यक्ति की। तो ये लिखा गया है। और चोर या राजा उसके धन का अपहरण कर लेता है, राजा टैक्स लगा करके, ईडी इत्यादि छापे से, है ना, इनकम टैक्स के छापे ऐसे लग जाते हैं कि व्यक्ति का धन जो है फंस जाता है, अनैतिक धन कमा लेता है वो। अगर यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति बहुत अनैतिक धन कमाता है। सूर्य अगर साथ में बैठ जाए नीच का होकर के या पाप प्रभाव में, तो राजा के द्वारा उसके पैसे को हड़प लिया जाता है। आजकल आप पढ़ रहे हैं समाचार पत्रों में ना कि कौन सा प्रदेश है वो, झारखंड है, कहाँ है,
उनके कर्मचारी के पास खूब सारी गड्डियां निकल रही हैं, इस समय समाचार पत्र भरे हुए हैं। तो अपहरण हो गया उसके धन का, जैसा कमाया वैसा निकल गया उसका, राजा ने हड़प लिया। तो ये द्वितीय भाव के विषय में सूर्य के बारे में लिखा गया है। चंद्रमा के बारे में आप पढ़ोगे, चंद्रमा सौम्य ग्रह है। मान लीजिए अब इसी जन पत्रिका में देखिए, इसी जन पत्रिका में अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए किसी के दूसरे घर में, तो क्या होगा? चंद्रमा स्वयं में शीतल ग्रह है। तो उसमें लिखा अतुलित सुख मित्र हितो धनई। ऐसे व्यक्ति के बहुत मित्र होते हैं, बहुत सुख मिलता है उसको, धन बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के पास। और ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा पूर्ण बली हो, क्षीण ना हो, तो क्या कहा गया उसके लिए? एक शब्द लिखा गया, नरो संपूर्ण धनी धनेशो। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे धन से युक्त होता है और अल्प प्रलाप कर है, और थोड़ा बोलने वाला होता है, कम बोलता है, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं के ग्रह है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है। कब? अगर चंद्रमा पूर्ण बली हो, क्षीण बली ना हो। तो पूर्ण बली चंद्रमा शुभ कहे जाते हैं। तो क्या होगा? व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेगा और नपे तुले शब्दों का ही वो प्रयोग करेगा, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ हो तो। अब मान लीजिए चंद्रमा ना हो, कौन बैठे हो यहाँ पर? मंगल बैठे हो भाई। मंगल कौन है? मंगल है ग्रहों के सेनापति। तो सेनापति का स्वभाव कैसा होता है? उग्र स्वभाव उग्र। होता है। तो लड़ाका। उग्रता ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। इसमें लिखा गया सारावली में कि अधनः कदन सपुष्ट है पुरुषो विकृताननो धन स्थाने कुजनाश्रयश्च रुधिरे भवति नरो विद्या रहित है। विद्या से रहित हो जाता है, अधन हो जाता है, धनी हो जाता है, धन नहीं रहता उसके पास। और कदनशन तुष्ट है, कदन कद बुरा, अशन तुष्ट है। अशन कहते हैं व्यंजन खाना, भोजन इत्यादि करना। उसका जो व्यंजन होता है ना, वो मांस मदिरा, मांस ज्यादा खाता है ऐसा व्यक्ति। कुत्सित भोजन बहुत करता है। बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में ऐसे योग हो तो पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खा खा के वो जो है सब बेकार कर लेते हैं अपना। और ऐसे भोजन उसको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। और दूषित मनुष्यों का वो व्यक्ति आश्रय लेता है, और विद्या भी अच्छी नहीं मिलती। दूसरे घर को किशोरावस्था कहा गया। किशोरावस्था यानी बाल्यकाल की जो शिक्षा होती है ना उसकी, उसका विचार भी हम दूसरे भाव से करते हैं। तो किशोरावस्था में अगर मंगल बैठे हो किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में, तो उसकी संगति भी बिगड़ जाती है। वो बुरी संगत में उल्टा सीधा खान पीन शुरू कर देता है वो, मंगल के प्रभाव में। और राहु का संबंध अगर यहाँ हो जाए मंगल के साथ में, तो ऐसे बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं, चोरी छुपके नशे का सेवन करने लगते हैं। ये ध्यान से देखने वाले योग हैं। ये आपको बता रहा हूँ मैं, सब ग्रंथों से लिखे हुए। ठीक है। ग्रंथों में तो नहीं लिखा नशे का योग, क्योंकि पहले तो गुरुकुलों में पढ़ते थे सब बच्चे। लेकिन आजकल तो चूंकि गुरुकुल की प्रथा तो लगभग लुप्त प्राय हो गई है, सब कॉन्वेंटेड बच्चे हैं आजकल। तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे घर पर जो है पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो बच्चे के जीवन में, तो संगति बिगड़ने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में आते हैं अब हम। बुध कौन है भाई? बुध के बारे में क्या कहा गया? बुध है वाणी, है ना। वाणी, बुध व्यापार, बुद्धि। व्यापार है, बुद्धि है। और कौन है? युवा, राजकुमार है। बुध को ना राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो अगर किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में यानी धन भाव में अगर बुध बैठे हुए हों, तो भैया कल्याण वर्मा जी ने क्या लिखा? वो लिखते हैं बुद्धयो पार्जितो विभवो। ऐसा व्यक्ति बुद्धि से धन कमाता है, अपनी वाणी से वकील। धन कमाता है। वो वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है। धन भवन गते न पान भोगी च। और ऐसा व्यक्ति सुंदर सुंदर अन्न पेय मिलते हैं उसको पीने के लिए। शोभन वाक्य सुनय है, सुंदर सुंदर वाक्य बोलता है, उसकी वाणी सुनकर के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। शशि तनये मानवो भवती। शशि तनय, शशि यानी चंद्रमा के जो तनय है, पुत्र है अर्थात बुध है, वो ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं। सुनय, सुंदर वाणी वाले बन जाते हैं, वो सुंदर न्याय के प्रेमी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो दूसरे भाव में अगर अकेला बुध बैठा हुआ है, और मान लीजिए अगर वो मिथुन राशि में हो जाए अपने घर में, या वो कन्या राशि में हो जाए, उच्च का हो जाए, ऐसी जगह किन पे होगा? या तो होगा ये वृषभ लगन में, अथवा ये होगा सिंह लगन में, है ना। तो सिंह लगन हो मान लीजिए किसी की, एक जातक मेरे पास है सिंह लगन का, उसके दूसरे घर में बुध है। बताइए बुध कौन से हुए? बुध स्वग्रही। उच्च के हुए, कन्या में। कन्या में बुध उचके हो गए ना। जैसे किसी की सिंह लगन है,
तो दूसरे भाव में कौन सी राशि आएगी? कन्या राशि आएगी। यही कन्या। पर बुध है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन कमा रहा है। क्या काम करते हैं वो संगीत के टीचर हैं। ठीक है, अपनी पत्नी के नाम से संगीत विद्यालय चल रहा है उनका। और वो वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, अच्छे, बड़े अच्छे स्तर के। वो ज्योतिष का कार्य भी कर रहे हैं। बुध जिसका बली हो, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है, अच्छा ज्योतिषी बन जाता है। अपनी अपनी कुंडलियों में बुध को चेक करिए, बुध पाप प्रभाव में तो नहीं है। और गुरु जी आप ही का तो ऐसे नहीं ऐसे है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो सुशीलता को लिए हुए, सौम्यता को लिए होती है, लेकिन उसकी वाणी में अहंकार भी झलकता है। क्यों? क्योंकि लग्न पता। सिंह कहते हैं शेर की लगन है। तो शेर हम्म, जो है वो मियाऊं मियाऊं करके तो बोलेगा नहीं। तो दबंग वाणी होगा में तो। सुशीलता तो होगी, लेकिन एक तरीके का दर्प, एक तरीके का गर्व भी देखने को मिलेगा उस व्यक्ति की वाणी में आपको। तो आपके ये मित्र हैं बुध गुरु है। जी? ये हमारे गुरुजी हैं। ये ओहो, गुरुजी हैं हमारे, उनका मैं बता रहा हूँ। ठीक सर है। उनकी छाप आई है आप पे? तो जब मैं पहली बार उनके पास ज्योतिष सीखने के लिए गया, आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, तो उन्होंने मेरी जी जन्म कुंडली में देखा कि तुम्हारा बुध कहाँ बैठा हुआ है, सीधे ही उन्होंने ये जी पूछा। ठीक जी। है, मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर है। तो बोले अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो टलकाते रहे कई दिन तक। तो साल भर तक तो उन्होंने मुझे टलकाया। जैसे मैंने आपको 5 महीने में ही इतना गुण ज्ञान दे दिया है, वो मुझको 1 वर्ष तक टलकाते रहे। ऐसा नहीं है, टलका मैं भी रहा हूँ आपको। अभी मैंने गोपनीय रहस्य ज्योतिष के उजागर नहीं किया आप लोगों को। अभी तो मैं शास्त्रों के ज्ञान से, जो आपकी बुद्धि है ना, आपकी बुद्धि कुछ का परिमार्जन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि उसको आपकी सुपथ में डाले हैं। ज्योतिष का जो तार है, अभी वायरिंग चल रही है, जैसे घर में वायरिंग होती है ना, अभी बिजली जी आनी जी शुरू नहीं हुई है उसमें। अभी मैं जी जी। वायरिंग फिट कर रहा हूँ। जिस दिन ये वायरिंग फिट होगी, मुझे लगेगा कि हाँ वायरिंग फिट हो चुकी है, तब मैं आपको ज्योतिष के गोपनीय रहस्य, जिनके आधार पर एक्यूरेट अचूक भविष्यवाणियां की जाती हैं, तब मैं आपको वो सूत्र दूंगा। मैं अपने वचन वचन से हटा नहीं हूँ, ना ही डिगा हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा, अब ऐसा थोड़ी है कि मैथ पढ़ने बच्चा आपके पास आया स्टार्टिंग में तो पहले तो गिनती पढ़े आप सिखाओगे। जाते ही सही आप बात उसको इंटीग्रेशन करना थोड़ी सिखा देंगे आप उसको, है। कि नहीं आओ नहीं भाई बिल्कुल बैठो, नहीं। लिमिट लगाओ उसमें, ये करो वो करो। तो ये सब चीजें हैं, आप पहले चिंता पाठक का परिमार्जन जरूरी है। रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि कौन शिष्यत्व का पालन कर रहे हैं और कौन केवल हंसी मजाक के तौर पर ज्योतिष सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने भी ज्योतिष पढ़ी है, और लोगों के चेहरे देख करके और वाणी को देख करके अंदाजा लगा लेता हूँ कि कौन शिष्यत्व को भुना पाएगा और कौन केवल ऐसे ही लाड़ दुआ करके चला जाएगा। तो ये हमने आज का विषय पढ़ा। कुछ और ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। मंगल के बारे में जैसे हमने जाना अभी, बुध के जी बारे में हमने जाना यहाँ पर। हाँ व्यास जी बोलिए। सेकंड हाउस में जो बुध होता है तो कभी कभी जातक को हैंडपैक्ड हस्बैंड बना देता है। क्या चीज? हैंडपैक्ड हस्बैंड, निर्माल्य। वो हाँ उसकी पत्नी, वो जो पत्नी होती बोलती है उसका, वो जो यस 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 में होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाते हैं वो योग भी, प्रायः मिल जाते हैं। लेकिन जोरू का गुलाम। हाँ, बुध को लेकर के, बुध चूंकि अपने आप में उदासीन ग्रह है। हाँ, उसकी पत्नी के आगे उसका नहीं चलेगा। हाँ, वो स्थिति तब होती है अगर 7th हाउस में बुध का संबंध बन जाता है दोनों बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में। पुरुष और कन्या की जन्म पत्रिका, मान लीजिए किसी पुरुष की जन्म पत्रिका है, और चाहे कोई कितना ही पापी ग्रह क्यों ना हो, मान लीजिए मंगल ही क्यों ना हो, मंगल बैठा हो यहाँ पर सप्तम भाव में किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में, किसी युवा की, और वो बैठा हो मिथुन का अथवा कन्या का, बुध के घर में बैठ जाए, तो मंगल बहुत ज्यादा बली नहीं होगा, है ना। तो कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा। हे मिस्टर, ज्यादा चेक की जरूरत नहीं है, जितना तुम कमाते हो उससे 10,000 ज्यादा मैं कमाती हूँ। ठीक है, तो मतलब विरोध ही नहीं कर पाएगा वो पत्नी के सामने। तो ये स्थितियां मिल जाती हैं। लेकिन फिलहाल मैंने आपको सारावली से बताया है, सारावली कार कल्याण वर्मा ने बड़ा अच्छा फल लिखा है तृतीय भाव में बुध के होने का। यदि बृहस्पति बैठ जाए यहाँ पर, तब क्या होगा भाई? तो जातक की वाणी में विद्वता झलकनी चाहिए। हाँ, ये आप समझे। अच्छा, एक विषय और रह गया। अगर दूसरे घर में बुध बैठा हो और बुध का संबंध शनि से बन जाए किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में, या राहु से हम्म हो जाए, है ना, हम्म तो क्या हम्म। होगा? व्यक्ति बहुत देर में बोलेगा। आपने देखा होगा बच्चे 4 साल के हो गए और बोल ही नहीं पा रहे।
वो काका, मामा और पापा के अलावा 4 शब्द निकलते नहीं उनके जबान से। मेरे पास तो ढेरों सारे बच्चे अब तक ऐसे आ चुके हैं जो जिनके माता पिता वो परेशान है कि हमारा बच्चा बोल ही नहीं पा रहा। आप कुछ मत करिए, सबसे पहले उनकी जन्म पत्रिका में देखिए कि बुध का जो संबंध है, वो बुध कहीं नीच के तो नहीं बैठे। नीच के कब होते हैं? जब वो मीन राशि में होते हैं। मीन राशि में कहीं होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे दूसरे भाव में बच्चे की जन्म पत्रिका में मीन राशि हो और वहीं पर बुध बैठे हो, नीच के हो गए हो, तो व्यक्ति की जो बोलने की क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी। शनि से संबंध हो जाए बुध का, तो शनि कौन है भाई? शनि शनि धीरे धीरे व्यक्ति जो है एकदम से नहीं बोलेगा। कई साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद तब जा करके 10-15 शब्द उसके मुख से निकलने शुरू होंगे। विलंब करता है शनि। तो बुध से शनि का संबंध बन जाए और शनि भी अशुभ हो, मान लीजिए शनि पर भी पाप प्रभाव हो और शनि का संबंध भी बुध से बना हुआ हो, तो निश्चित जानिए कि बच्चा बहुत विलंब से बोलेगा। है ना? बुध जो है बोलने के लिए देखो, हकलाना, तुतलाना, ये जो रोग होते हैं ना, ये सब से संबंधित होते हैं। गुरुजी ठीक गूंगा है? भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर बुध ज्यादा ही, मान ली बुध नीच का भी हो गया और बुध पर बहुत सारे सारे ग्रहों का प्रभाव हो जाए, सारे ही जी पाप ग्रह वहीं बैठे हो, कुल योग बन जाए, स्थिति जो है वो खतरनाक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और खाली गुरुजी, यही यही सब कुछ नहीं देखना है लगन पत्रिका को, आप उसकी नवांश भी चेक करेंगे। नवांश पत्रिका में बुध कहाँ बैठे हुए हैं। आप सप्तमांश भी, सप्तमांश तो खैर नहीं, दशमांश भी देखिए। आप दशमांश में कहाँ बैठे हुए हैं, बुध किस किस नवांश में बैठे। ये थोड़ा गंभीर विषय है, आगे चर्चा करूंगा मैं इसके ऊपर। मतलब वर्ग कुंडलियों के माध्यम से भी हमें बुध की स्थिति चेक करनी चाहिए, केवल लग्न पत्रिका के आधार पर ही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न है वृक्ष, पेड़, और नवांश पत्रिकाएं जो वर्ग कुंडलियां हैं वो है उसका फल। तो पेड़ हो सकता है, कह दो। पेड़ संभव है कि टेढ़ा मेढ़ा हो या जर्जर अवस्था में लगा हुआ हो, देखने में सुंदर ना हो, लेकिन उसके फल बड़े मीठे आते हो। है ना? तो केवल लगन पत्रिका के आधार पर आपको नहीं रहना है। इन सारे योगों का वर्णन जब हम आगे चलेंगे ज्योतिष के अध्यायों में, हम वर्ग कुंडलियों पर पहुंचेंगे। आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा कि अगर लग्न पत्रिका सामने बनी हुई है तो बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप नवांश पत्रिका कैसे बनाएंगे उसकी, मैं आपको सब सिखाऊंगा। आपको दशमांश बनाना सिखाऊंगा, दशमांश कैसे बनाएंगे, हैंड टू हैंड, केवल 10 मिनट में आप सीख जाएंगे। कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरे घर में अगर बृहस्पति बैठा हुआ हो किसी की जन्म पत्रिका में तो वो कैसा फल देगा भाई। जैसा कि सम्राट जी बता रहे थे अभी, बहुत सही बताया उन्होंने। बृहस्पति धनवान कौन भी है? होगा गुरुजी। हाँ, बृहस्पति कौन है? विद्वान है, यानी उसकी वाणी में विद्वता झलकेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बचपन से कहते, लोग कहते हैं अरे भाई बड़ी बड़ी बूढ़ों वाली बातें करता है, तो बड़ी ज्ञान वाली बातें करता है। तो ऐसे बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में आपको बृहस्पति मिलेंगे। और बृहस्पति के बारे में लिखा है सारावलीकार कल्याण वर्मा जी ने कि अगर दूसरे भाव में गुरु बैठे हो तो धनवान, भोजन सारो, वाग्मी, सुबपु, सुवाक, सुवस्त्रश्च, कल्याण वपुस्त्यागी, सुमुखो जीवे भवे तनके। धनवान होता है, भोजन सार होता है, भोजन सारी, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, सुंदर वाणी बोलने वाला होता है, मुख वाला होता है, परोपकारी होता है, और ऐसा व्यक्ति त्यागी होता है। ये सारे गुण बृहस्पति के हैं। ठीक है? और वाणी में विद्वता झलकेगी, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है इसको बृहस्पति के कारक के कारण। तो ऐसा करके, अच्छा कारकत्व आपको मालूम है? जैसे लग्न के कारकत्व किसके पास है? लगन का कारक कौन होता है? सूर्य होता है ना? ऐसे ही दूसरे भाव का कारक कौन होता है? बृहस्पति। कौन होता है? गुरु। सर भी होता है गुरु। ये तो नहीं पता है सर। बुध होता है। गुरु भी होता है गुरुजी। सर गुरु। होता है। तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, मंगल। पराक्रम है वो। जी। चौथे भाव का कारक चंद्र। चंद्रमा और शुक्र। हाँ, पंचम भाव के कारक गुरु को कहा गया है, संतान। संतान और विद्या ये सब देते हैं। चलिए कारक आपको बाद में पढ़ा देंगे, अभी विषय से हट जाएंगे हम। दूसरे घर में अगर शुक्र बैठे हो तो कैसा फल मिलेगा? शुक्र कौन है? शुक्र है सौंदर्य, शुक्र है संगीत, शुक्र है स्त्री, शुक्र है आकर्षण, शुक्र है बॉलीवुड। एक लाइन में समझ लीजिए। ठीक है? लुभाना किसी को। अगर किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र बहुत अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को सजने संवरने का, मॉडलिंग का, अट्रैक्टिव बने रहने का बहुत शौक होता है।
ठीक है, उसकी वाणी में भी स्टाइल झलकता है। तारावलीकार ने लिखा, प्रचुरान्न पान विभम श्रेष्ठ विलासम तथा सुवाक्यम च कुरुते द्वितीय राशौ बहुधन सहितम सितः पुरुषम सितः शुक्र। प्रचुर मात्रा में अच्छा अन्न पान वैभव उसको मिलता है। चटनी से रोटी नहीं खाता वो, सुंदर सुंदर व्यंजन बनते हैं, 2 तरीके की दाल, 2 तरीके की सब्जियां भोजन में मिलेंगी। घर का जो खान पीन होगा वो बहुत अच्छे स्तर का होगा। आए दिन पता चला एक हफ्ते में कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने पीने के लिए, कभी कहीं जा रहा है वो। पारिवारिक कुटुंबीजन भी उसके अच्छे स्तर के होते हैं, वो भी खान वान के प्रिय होते हैं। जहाँ तक का तो पता चलता ही चलता है, इससे उसके कुटुंबीजनों के खान पीन का पता भी चलता है। और श्रेष्ठ विलास होता है, सुवाक्य बोलता है वो व्यक्ति, बहुधन सहितम, अच्छा फल लिखा गया है। और शनि यहाँ पर बैठ जाए अगर दूसरे घर में, तो शनि कौन है भाई, वो तो वैसे ही निराशा है, साक्षात निराशा झलकती है। उनके बारे में लिखा गया, विकृत वदनो, जो वदन है वाणी है उसकी, वो विकृत हो जाती है। ठीक है, तीखा बोलने वाला होगा। है तीखा बोलेगा गुरुजी। तीखा भी बोलेगा कड़वा। और रूखा भी बोलेगा। रूखा ठीक भी है, बोलेगा। मेरा जीवन का कागज कोरा ही रह गया, कितना भी ओहो। जाए डिप्रेशन झलकेगा उसकी वाणी से, आपको निराशा झलकेगी। अरे भैया कुछ ना रखा जीवन में, कुछ नहीं है, अंत में सबको मर करके जाना है, जीवन में कुछ नहीं है। आप भी उसके पास बैठेंगे तो वो आपकी तरह ही कर देगा, विकृत हो जाएंगे एनर्जी आप, ले लेगा। ले आपकी लेगा ऊर्जा भी ले एनर्जी। लेगा। शनि चूंकि निराशा के ग्रह हैं, तो उसकी वाणी से भी निराशा झलकती है। पारिवारिक संबंधी भी सुस्त सुस्त प्राय आलसी आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं मिलेंगी। शनि अगर पीड़ित हो जाएं तो थोड़े से बुरे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। खैर कुल मिलाकर के दूसरे भाव से संबंधित कौन कौन से ग्रह बैठे हो तो क्या फल मिलेगा, और दूसरे भाव के स्वामी यानी द्वितीयेश भिन्न भिन्न भावों में बैठे हो तो किस प्रकार फल देंगे, ये हमने जाना। आज के सेशन को हम यही रोकते हैं। किसी की कोई शंका हो व्यक्तिगत तो आप पूछ सकते हैं इसी विषय से संबंधित। कि रमन ने इसके ऊपर एक लंबा चैप्टर लिखा है, स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि करो शनि। कि जीव जो है बृहस्पति वो स्थान की हानि करता है, और शनि जो है वो स्थान की वृद्धि करता है। वही बात हो रही है यहाँ पर। जैसे अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, ये आधा अधूरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं महाभारत का। पूर्ण श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म को स्थापित करने के लिए, मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वही बात यहाँ हो रही है। ये आधा श्लोक की आधी पंक्ति है, पूरी पंक्ति क्या है, पूरी पंक्ति में लिखा गया है कि स्थान वृद्धि शनि तब करता है तो शनि बैठा हो बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति बैठा हो शनि के घर में, यानी दोनों का हाउस एक्सचेंज हो रहा हो, दोनों की राशि बदल रही हो, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हो। यदि ऐसा है जन्मपत्रिका में, तब ये श्लोक जो है वो चरित प्राप्त होता है। क्या, कि स्थान वृद्धि करोति शनि, स्थान हानि करोति जीवन। ठीक है, इसलिए ये हम जी। ऐसे नहीं है कि बृहस्पति बैठे हैं मंगल के घर में और शनि बैठे हैं शुक्र के घर में तो वो है ये हानि करेगा वो वृद्धि करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और पूछिए किसी की कोई शंका हो तो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सुखिनः सर्वे सन्तु प्राणि निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा भद्राणि कश्चित् पश्यन्तु दुःख मा भाग् कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो।